नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। बड़ा सवाल, हरियाणा की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी? क्योंकि बीजेपी ने बहुमत से सरकार बना ली है, लेकिन ये तो एक पक्ष है। सत्ता के साथ में एक विपक्ष होता है, मजबूत विपक्ष है। उसकी भूमिका अब कौन निभाएगा? क्योंकि लोग अब लगातार सवाल कर रहे हैं। 3 बार से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक सत्ता की दहलीज पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या अब हरियाणा की जनता किसी और चेहरे को अल्टरनेट के रूप में देख रही है? सतपाल पहलवान हमारे साथ हैं, जो वर्षों का एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को करीब से जानते हैं, वो तमाम बड़े नेताओं को करीब से जानते हैं पहलवान जी। उनसे आज मैं यही पूछने आया हूं। पहलवान जी, बड़ा सवाल है सबसे जी। हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है कि राजनीति अब किस दिशा में जाएगी, और दिशा की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज़ ये निकलकर सामने आ रही है, क्या इनेलो यहाँ से गेन करेगी या दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से गेन करेंगे? आप क्या मानते हैं, किस दिशा में राजनीति जाएगी? सबसे पहले तो प्रवीण जी, मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपके तमाम जितने व्यूअर साथी हैं सबको अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। जैसा कि प्रश्न आपने किया कि भविष्य में हरियाणा प्रदेश की राजनीति किस दिशा की तरफ जाएगी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो निर्भर करती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, उस सरकार के क्रियाकलाप, उसके कार्यक्रम, उसकी नीतियाँ, उसके काम करने के तौर तरीके, इन सारी बातों को देख करके विपक्ष उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करता है जी। जहाँ तक विपक्ष की आपने बात करी, 2 दलों की आपने बात करी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसमें मैं लगातार लंबे समय तक 30-35 साल में उस पार्टी में रहा हूँ, और आज पत्रकारिता आप कर रहे हो और आप प्रश्न पूछ रहे हो तो जवाब देना पड़ेगा। एक दूसरी तरफ आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी, मैं प्रवीण जी कई दफ़ा एक चीज़ मान के चलता हूँ, जहाँ भी गठन होता है यहीं से इस बात को शुरू कर लेते हैं कि चौधरी देवीलाल शरीफ व्यक्तित्व का परिवार आज कहाँ खड़ा है। रीजन क्या? आपसी फूट। क्योंकि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2 जगह नहीं बढ़ती तो ये मान कर चल लो कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नहीं आती, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनती। लेकिन गोहाना रैली में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिस प्रकार से परिवार में मतभेद पैदा हुए, उसको लोगों में एक संदेश चला गया कि भाई परिवार खिंड गया, हम कहाँ जाएं, कि इस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं। लोग उस असमंजस में आकर के और फिर वापस गेट बैक टू पवेलियन हो लिए, लोग वहाँ से निकल गए। नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में इतना गजब संगठन होता था कि अगर एक कॉल आप करते हो ना, तो 2 घंटे की कॉल के ऊपर आपको लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता था। लेकिन वो संगठन भी सारा तहस नहस हो गया और पार्टी भी 2 बन गई, तो उस बात का खामियाजा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भुगतना पड़ा। और कांग्रेस की जहाँ तक आपने बात करी, सेम वही सिचुएशन कांग्रेस में खड़ी होगी। चाहे परिवार एक नहीं था, लेकिन पार्टी भी एक परिवार है। वो चलो एक ब्लड रिलेशन से थी पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो भी एक परिवार है। उसमें चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता है, चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, चाहे शीर्ष नेतृत्व है। कार्यकर्ता में जहाँ शीर्ष नेताओं के अंदर जो गुटबाजी सामने आई, वो शुरू से लेकर के आखिरी तक उस बात के ऊपर खड़ी रही कि भाई शैलजा जी क्या करेंगे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा क्या करेंगे, उदयभान जी क्या करेंगे। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता भी डिवाइड हुआ और वोटर भी डिवाइड हुआ, क्योंकि ज़्यादातर आदमियों ने ये सोच लिया कि भाई बहन जी नहीं निकली 10 दिन तक घर से, तो उनके जो फॉलोअर हैं सारी कास्टों में होते हैं। नेता कोई मैं तो मान के नहीं चलता कोई एक कास्ट से नेता बनता है, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने एक ऐसा समय था कि सबसे पहले दिल्लू राम बाजीगर को बना दिया, जब तक को जानता नहीं था। अगर भाई बाजीगर भी क्या विधानसभा में बैठ सकता है क्या? दिल्लू राम बाजीगर को बना दिया। मनोहर लाल सैनी को सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल ने बनाया। और चांदराम के एक समय में नारे लगते थे, हर कम्युनिटी के लोग नारे लगाते थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे तब, कि भाई नीचे धरती रूप पर राम, बीच में हमारा चांदराम। वो चांदराम राजनीतिक के हाशिए पर आ गए थे। उस चांदराम को भी ले जाकर चौधरी देवीलाल ने हरदोई से MP बना करके जहाज रानी मंत्री बनाने का काम कराया।
अपने राव लक्ष्मी नारायण जी को बनाने का काम किया। अनेक बिरादरी, जो जिस बिरादरी को पूछता नहीं था। देखो, राजनीति अगर आपने करनी है तो फिर पारदर्शी सर्व समाज को साथ लेकर के सर्व समाज के हित की करनी पड़ेगी। अगर आप अपने तक सीमित रहोगे या अपने परिवार तक सीमित रहोगे तो फिर आप लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। इसी चीज का खामियाजा जो था वो कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में भुगतना पड़ा। लाख बहाने बनाओ, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कुछ भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र है, उनकी मर्जी है अपनी स्वयं की, लेकिन जो परिणाम है वो सबके सामने है। 20 सीटें तो मैं गिनवा सकता हूँ आपको जो इसकी समस्या आ रही है कि कांग्रेस के बागी नहीं मानने। अगर वो मान जाते तो 57-58 सीट कन्फर्म थी। सट्टा बाजार भी गलत नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की जो आपसी गुटबाजी थी या पार्टी का जो अनुशासन था, उस अनुशासन में कार्यकर्ता ना रह करके अपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने लगे तो पार्टी हार गई। जहां तक बात करी आपने भविष्य की, सेम दोनों पार्टियां एक ही कंडीशन में खड़ी हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता का एक मूड रहा है, वो हमेशा ये देख कर चलती है कि कौन नेता मजबूत है, कौन सर्व समाज की भलाई के लिए कार्य करता है और वो कितनी तीव्र गति से करता है, कितनी मेहनत लोगों के बीच में जाकर करता है। तो मैं ये मान कर चलता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक हैं। सरकारी तौर पर तो अपोजिशन में कांग्रेस आ गई, लेकिन फील्ड में मैं ये मान करके चलता हूँ, या आप ये ना समझें, कोई भी देखने वाला साथी ये ना समझे कि मैं लोकदल की तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उस परिवार की मेहनत का पता है। उस परिवार का एक छोटे से छोटा बच्चा भी जो है ना, वो मेहनत कर सकता है और वो जायज डिमांड के लिए अड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो भी जनता के हित की कोई बात होगी तो उसके लिए वो खड़े मिलेंगे, वो नेग्लिजेंसी नहीं करेंगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। क्योंकि उस परिवार में चाहे चौधरी देवीलाल को आप ले लो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी को आप ले लो, अभय सिंह जी को भी ले लो, पूरे हरियाणा प्रदेश को पैदल नाप दिया, पद यात्रा करी थी, जबकि केवल एक विधायक थे, पूरी विधानसभा में अकेले लड़ते रहे। तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि मेहनत जो भी पार्टी करेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर ना कांग्रेस सर्वाइव कर पाओगी, ना इंडियन नेशनल लोकदल सर्वाइव करवाओगी। मेहनत कौन कितनी ज़्यादा करता है, कौन लोगों के मुद्दों को अच्छी प्रकार से जनता के बीच में उठाने का काम करता है, सरकार को घेरने का काम करता है। राजनीति की एक दिशा दी जाती है प्रवीण भाई। ये अपने घर में बैठ कर तो मैं भी बहुत बड़ा नेता बन जाए, लेकिन बन थोड़ा सकूँ हूँ। नेता वही लोग बनते हैं जो एक समाज को, एक अपने प्रदेश को एक दिशा देने का काम करते हैं। तो जो दिशा अच्छी प्रकार से जो नेता दे देगा, वो मेहनत करेगा, वो अपनी पार्टी को सर्वाइव कर ले जाएगा। हुड्डागढ़ की भी अगर झज्जर जिले को वैसे कहते हैं तो पहलवान जी, लोग ये कह रहे हैं कि अगर अभय सिंह चुनाव नहीं हारते तो अब तक बहुत सारे लोग हैं उनसे जुड़ जाते। तो ये काफी बड़ा नुकसान मानते हैं आप इस चीज से? ना, मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने एक दिन और भी उदाहरण आपको दिया था। दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार चुनाव हारे, अगली बार एमपी बने। राजनीति एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जीत है तो हार भी है, और वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। वो बिल्कुल कति चुनाव उनका बहुत बढ़िया था, लेकिन किसी ने कोई षड्यंत्र इस किस्म का राजनीति में चलते हैं। क्या उनकी हार किसानों की राजनीति पर प्रश्न मैं नहीं मानता इतना मजबूत आदमी हार को लेकर के बैठेगा। मेरे अपने व्यूज से, जो मैं 35 साल तक हम भाई की तरह रहे हैं, मैं ये नहीं मान कर चलता कि अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गया तो अभय सिंह चौटाला जी अपने घर बैठ जाएंगे। अभय सिंह चौटाला उस दिन चुनाव थोड़ा हार रहा था जिस दिन जाट आरक्षण था, जिस दिन किसान आंदोलन था उस दिन अभय सिंह चुनाव थोड़ा हार रहा था, जिस दिन पार्टी का रिजाइन दिया उस दिन अभय सिंह चौटाला चुनाव थोड़ा हार रहा था। परवीन जी, ये लोगों ने सोचना पड़ेगा कौन आदमी है, कौन हितैषी है, कौन आपका हितैषी नहीं है, कौन आपको लॉलीपॉप दे रहा है। और जब तक हरियाणा प्रदेश की जनता उचित फैसला नहीं लेगी, तब तक यही हालात इस प्रदेश के बने रहेंगे। या मेरी बात आज नोट करके रख लो आप, क्योंकि अभय सिंह जी ने सारी कुर्बानी करी। सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा जो था वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र ला लो, कुछ भी ला लो आप, वो एक सोची समझी रणनीति राजकुमार सैनी को मोहरा बना करके आगे कर समाज को बांटने का काम कर दिया। उनका तो वो पड़ गया, लेकिन समाज तो विघटित हो गया। और समाज विघटित होने के बाद भी अभय सिंह ने हर जिले के अंदर जाकर के सर्व समाज की मीटिंग करी है, जो किसी ने कर रखा है। आज मैं किसी भी पार्टी से ये नहीं कि भाई मैं समझ ज्यादा हूँ उसमें कम हूँ। मैं एक आप पत्रकार होने के नाते आपने मेरे से क्वेश्चन करा पुट आउट, मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि अभय सिंह जी ने हमेशा, चाहे लड़ाई SYL की थी, पानी अगर कहीं आता तो वो हर किसान के खेत में आता। और मैं तो ये मान कर चलता हूँ
कि किसान कौम जो है ना वो सबसे बड़ी कौम है इस देश में। ये तो बाकी तो सब एक दूसरे के समाज में चलो प्रथाएं बन गई और भाई ये जातिवाद बन गया, नहीं तो वही खेती आप कर रहे हो, वही खेती एक सैनी भाई कर रहा है, वही खेती एक हरिजन भाई कर रहा है, वही एक वाल्मीकि भाई कर रहा है, वही एक ब्राह्मण भाई भी खेती करते हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में। हर 36 कौम खेती करती है। और किसान जब तक जागरूक नहीं होगा, परवीन जी आपने राजनीति की दिशा पर गई, लेकिन मैं इससे थोड़ा आपको वापस गेट बैक ले जाता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 के बाद में जितनी सरकारें केंद्र में प्रदेश में आई, आज तक किसान का नाम लेकर किसान, क्योंकि इस देश की 70% जो आबादी है वो कृषि पे है, किसान का वोट तो लेने का काम करती हैं, लेकिन उस किसान को देने का काम क्या करती हैं, इतना ही देती हैं कि वो जीतता रहे। आज अगर आप जाकर बैंकों में देखोगे ना तो मोस्टली किसान भाइयों के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जा है। कोऑपरेटिव बैंक में आप जाकर के देखोगे तो सब सोसाइटी का खात उठाते हैं लोग। आज तक देश आजाद हुए 70 साल हो गए, किसान सरवाइव क्यों नहीं कर पाया? किसान सरवाइव इसलिए नहीं कर पाया कि खाली किसान का नाम लेकर के कोई भी पार्टी हो वो सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद किसान के हित की बात आती है तो फिर उस बात को पार्टी भूल करके दूसरी तरफ चलने का काम करती है। एक समय था, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार, अगर मैं सही हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, चंद्रबाबू नायडू, प्रकाश सिंह बादल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तीनों जाकर के मिले थे और उन्होंने एक मुश्त 500, 700 रुपये हर जिन्नस का भाव बढ़ाने का काम किया। क्योंकि महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, किसान की फसल के दाम उस रेशो से नहीं बढ़ रहे। डीजल को आप लेकर चल लो, पर डीजल मोस्टली किसान यूज करता है, लेकिन वो डीजल के भाव तो 100 रुपये को छूने को जा रहे हैं और हर साल क्या करते हैं 200, 300, 200, 300, इतने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे महंगाई बढ़ जाती है। जीएसटी लगा कर बढ़ा दी। ट्रैक्टर जो मैंने सन 74 में ट्रैक्टर लिया था 32,250 रुपये का, वही ट्रैक्टर आज 9 लाख रुपए का आने लग रहा है। तो मेन बात ये है कि जो किसान की राजनीति करता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती है, जो समाज की राजनीति करेगा, जो सर्व समाज को साथ लेकर चलेगा, वही आदमी सर्वाइव करेगा। अन्यथा राजनीति में सर्वाइव इतना आसान करने बात होती नहीं। हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ अब की बारी इतना अच्छा अवसर कांग्रेस पार्टी के था कि शायद दोबारा भविष्य में इतना अवसर नहीं बन पाएगा। सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के पास था या दीपेंद्र हुड्डा के पास था? लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो कोई थी नहीं। कांग्रेस पार्टी कह लो, आप दीपेंद्र हुड्डा कह लो, वो भी उनके पार्लियामेंट हैं, मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी से तो बन रहे हैं। वो आगे दीपेंद्र के पास क्या चांस? अब दीपेंद्र के पास मेहनत बची है, जितनी मेहनत करोगे तो फल पाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो फिर जनता ही। तो अब लोग कह रहे हैं इलेक्शन हार के बाद ज्यादा दिखाई दे नहीं रहे हैं लोगों चलो, के वो बीच उनकी इतना। अपनी सोच, वो किस प्रकार की राजनीति करने का मन बनाओगे अभी तो वो विचार कर रहे होंगे, लेकिन जनता के बीच में तो रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो ये मित्र मंडली होती है ना इन नेताओं की, मैं बहुत नजदीक रहा हूँ, वो नेता को उस चक्कर वो उसे बाहर नहीं निकलने देते, उसके दिमाग को वहीं सेट रखते हैं कि नहीं सतपाल आपके लिए ठीक है तो सतपाल ही ठीक है, परवीन नहीं चाहिए आपको। जबकि काम एक से नहीं चलता। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। हर कार्यकर्ता का मान सम्मान, हर समाज को नेतृत्व देना, उसके अंदर एक नेता पैदा करना जिसका अपने कौम के अंदर प्रभाव हो। आज आप पूरे उत्तरी दक्षिणी हरियाणा को उठा के देख लो, आपके पास अगर एक भी चेहरा हो जो 1, 2, 3, 4 सीटा पर असर रखता हो तो बताओ दक्षिणी हरियाणा में कौन है कांग्रेस पार्टी के पास? एक अजय सिंह था, वो कभी कैप्टन साहब कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। किसी और बिरादरी में बता दो मेरे को आप हो तो। अच्छा पहलवान जी, ये बताओ आप कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि नेताओं को खत्म करते हैं, एक एक करके कई नेताओं को खत्म किया। जैसे कैप्टन अजय यादव भी चले गए थे, आ गए वो तो 1-2 दिन के बाद है। तो क्या इस तरह की राजनीति कभी सर्वाइव कर पाती है कि आप किसी को भी पार्टी में इतना नहीं देखना चाहते, हर कोई बेशक से पार्टी छोड़ के चली जाए? ये इस किस्म की राजनीति सर्वाइव कर पाएगी कभी? अब देखो परवीन जी, ऐसा है, कहीं ना कहीं कोई जाता है तो कोई ना कोई बात तो होती है। जहां धुआं होगा आग तो वहीं लगेगी ना। हाँ। मैंने पिछली दफा भी आपको उदाहरण दिया था। नुकसान किसको होता है? वो हुड्डा साहब को भी हुआ और कांग्रेस पार्टी को भी हुआ। किरण चौधरी गई, उसके जाने का क्या सर, उसको तो कोई फर्क पड़ा नहीं। उसकी तो मतलब लाइफ और ज्यादा बेटर सेट होगी,
लेकिन भिवानी और दादरी की एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई। अगर वो पार्टी में रहती तो 4 सीट तो वहीं से निकलनी थी, तो शाम की भी निकलनी थी और भी 1-2 सीट निकलनी थी। तो जहाँ तक नेताओं की बात है, कई दफ़ा हो सकता है कि मैं एक्सेप्टेशन ज़्यादा कर लूँ नेता से और वो उसने पूरी ना कर पावे, तो वो तो मेरी अपनी कमजोरी है। लेकिन अगर इस किस्म की बात है ना, तो पार्टी फिर सर्वाइव कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि एक आदमी एक परिवार में, बिल्कुल खुल के इस बात को कहता हूँ, हाँ, एक आदमी सर्व समाज को साथ लेकर के चलो, पूरा समाज उसको नेतृत्व माने। क्योंकि आपने एक ताजा उदाहरण देखा होगा, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख से कुछ गलत वर्ड निकल गया था, तभी मनाने के लिए उनके साथ खाना खाया। एक वर्ड गलत निकल गया था, उसके बाद मीटिंग भी की गई, हाँ। सर्व समाज को इकट्ठा भी किया गया और उनको मान सम्मान दिया गया, उनके साथ खाना भी खाया गया। तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। हाँ। उन्होंने अपनी गलती ये महसूस किया कि भाई आपके मुख से ये शब्द गलत निकला, तो उन्होंने समाज को बुलाकर इज्जत देना को बुरी बात थोड़ा है। दीपेंद्र अगर चुनाव में ऐसा कर लेते शैलजा के साथ तो फिर बात ही नहीं थी कोई। देखो जी, ऐसा है, एक पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते, बोले अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ मत दीन, और अति लोभ के कारण गए कुएं में 3। ना शैलजा की बिगड़ा ना हुड्डा की बिगड़ा, मर तो हरियाणा प्रदेश की जनता गई। 10 साल पहले काल काट लिए, अरे 5 साल और काटने पड़ेंगे। लोग कहाँ जाए? शैलजा जी अपनी राजनीति कर लेंगी, भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी राजनीति कर लेंगे, जो आम वर्कर है, जो एक गली का वर्कर है, जो एक ब्लॉक का वर्कर है, जो एक जिले का वर्कर है, जो जिसका को फोन सुनिया नहीं, को थाने तहसील में कहनिया नहीं, वो कहाँ जाएगा? यही तो सवाल है कि कहाँ जाए। वो थोड़ा इंतजार करो, वेट एंड वॉच। जनता अपने आप रास्ता तय कर लेती है। पानी पब्लिक, ये 2 चीज ऐसी हैं, ना किसी के रोके से रुकती और ना किसी के खंदाने से जाती। जनता 6 महीने के अंदर अंदर प्रवीण जी आपको मैं ये दिखा दूंगा कि ये जनता का मूड अब किस साइड है। ज्यादा संभावना है अभय सिंह सर्वाइव करेंगे तो? हाँ, जो मेहनत करेगा, अभय सिंह जी मेहनत करेंगे तो अभय सिंह करेंगे। देखो, राजनीति घर बैठ के तो होती नहीं प्रवीण जी। अगर ये सोचा कि भाई घर बैठ कर हम राजनीति कर लेंगे, नहीं होगी। घर बैठ के होती तो राहुल जी ने जरूरत क्या थी? पूरे देश को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर की पद यात्राएं की, तो उनको जरूरत क्या थी? लोगों के बीच में आना पड़ेगा। केवल हवा से, हवा राजनीति में काम करती है, लेकिन उस हवा को बनाने का भी तरीका, उसको कलेक्ट करके वोट में कन्वर्ट करवाने का भी जुम्मा भी तो किसी का तो हो। वो है नहीं। हवा आप बना लो, हवा तो चली जाएगी, रुकती थोड़ा है हवा। हवा पैरेलल नहीं रहती, हवा किसी की आती है और किसी की जाती है, तो समय है। चौधरी छोटूराम इस देश के किसान के सबसे बड़े मसीहा अगर कोई हुए हैं तो चौधरी छोटूराम हुए। उसके बाद अगर कोई मास लीडर हुआ है तो चौधरी चरण सिंह हुए, किसानों के बात कर रहा हूँ। उसके बाद हुए तो चौधरी देवीलाल हुए। चौधरी देवीलाल ने पैदल भी निकल जाया करते, सर्व समाज, पूरा समाज साथ साथ चला करता। जब तक आप पूरे परिवार को, सर्व समाज के परिवार को इकट्ठा करके एक सूत्र में बांध के और राजनीति करने का काम नहीं करोगे, तो मैं प्रवीण जी पहले भी आपको कह चुका हूँ, एक कम्युनिटी से कभी भी राजनीति नहीं चलती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सतपाल पहलवान थे और ये एक जानने का प्रयास है कि हरियाणा की राजनीति अब किस दिशा में है जाएगी, जिसको लेकर पहलवान जी का मानना है कि जो लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, जो लोगों के लिए जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा, ये हरियाणा की राजनीति अब उस दिशा में जाएगी। और संघर्ष को लेकर अगर बात है तो अभय सिंह चौटाला में बहुत ज़्यादा मादा है संघर्ष करने का, पहले भी हमने लगातार देखा है। और दूसरा, क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य विपक्षी दल हैं, क्या उन्हीं की तरफ ये राजनीति इर्द गिर्द घूमेगी? तो ये हमने एक जानने की कोशिश की है, जिसको लेकर कुछ ही समय के बाद है ये क्लियर होने लग जाएगा कि अब किस तरफ जाएगा। लेकिन ये जाएगा जरूर, क्योंकि पहली बार इतनी ज़्यादा खामोशी देख पा रहे हैं। झज्जर जिले में भी जो हुड्डा का गढ़ कहा जाता था, एक चुप्पी है, एक अजीब सी खामोशी है। और ये वैक्यूम तब पैदा होता है जब आम जनता कुछ ना कुछ अल्टरनेट है वो तलाशने की कोशिश कर रही होती है। जिंदा कौम में प्रवीण जी कभी इंतजार नहीं किया करती, ये ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं। हाँ, तो अब ये जो खामोशी जो ये छाई हुई है ना, तो इसका क्लियर होगा। और ये खामोशी तब छाई हुई है कि आम जनता जो है वो कुछ ना कुछ अल्टरनेट अब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।